ये नेटवर्क जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कौन कौन किस किस जगह से शामिल है, कैसे पेपर लीक जिसको कि बहुत ही सीक्रेसी के साथ या बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से रिलीज किया जाता है वो फिर भी लीक हो जाता है। तो ये इस नेक्सस नेटवर्क के बारे में आप इतने लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें जानते हैं, तो ये कहां से इसकी शुरुआत होती है? देखिए, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होगा मेरा कहना, लेकिन जब तक एज ए सिटीजन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा अपना पर्सनल मानना ये होता है कि जब तक हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कानून अपनी जगह होते हैं, बिल्कुल ठीक है। कानून तोड़ने वाले लोग भी सिटीजन होते हैं। तो जब तक मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा एज ए सिटीजन कि मेरे को ये कानून नहीं तोड़ना है या मेरे को ये गलत चीज नहीं करनी है, तो रूल तो बाद में आता है ना, पहले तोड़ दिया जाता है, सजा तो बाद में आती है ना। तो पहले हमको एज ए सोसाइटी इस चीज को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है। अगर एक कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं है, जो ठीक नहीं है, वो डॉक्टर बन जाए और कल को मेरे को ही उसके पास जाना पड़े इलाज के लिए, तो क्या मैं कराऊंगा? और ये खाली एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब फील्ड के अंदर ये सोचना हमको चाहिए कि अगर कोई गलत कैंडिडेट उस पोजीशन पे पहुंच जाए, उस स्टेज पे पहुंच जाए या चेयर पे पहुंच जाए, तो क्या हम पर्सनल लेवल पे उसके पास जाएंगे? चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, किसी भी सेक्टर में हो। तो इस सोसाइटी में भी थोड़ी सी हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है ना कि भाई कहाँ से ये आते, सब लोग हम और आप लेकिन में से देखिए ही मेरे होते हैं। साथ, क्योंकि पैनल पर आपके जो एक और पैनलिस्ट हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े जानकार हैं इस मामले में, और अभयानंद जी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। उनसे पहले भी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है और उनसे हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभयानंद जी पुलिस के कार्यवाही को भी जानते हैं और वो संस्थापक भी रहे हैं सुपर 30 कोचिंग के, तो उनसे ये जानना होगा। लेकिन संजय चड्ढा जी, उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि कानून तो बन गया और साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है, इसको भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी तक जो कुछ हुआ उसका क्या मतलब, ये एक बात होती है कि आज जब इतना हंगामा हो रहा है तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत, जब भी कोई काम होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो कुछ चलता आ रहा था, फिर इस पर तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इसकी अनदेखी हो रही थी। प्रवीण भाई, बड़ी निराशाजनक बात है। क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। जहां जागे वहीं सवेरा, वहां से आरंभ करना पड़ेगा। बड़ी गलत बात है, नो डाउट अबाउट इट। कानून की व्यवस्थाएं हैं, हमने देखा किस प्रकार से पट्टा में और गुजरात के कई जगहों पे, सूरत, वडोदरा जगहों पर लोगों को पकड़ा गया। उनके स्टेटमेंट आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे जो कि इस योग्य नहीं है उनको सवाल रटाए गए और वही रटे रटाए सवाल सामने आए। कैसे ये सब संभव हुआ? ये तो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए आप देखिए ना, 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था, 24 लाख बच्चों ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 0.0001% भी इसकी कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप समझिए, यानी कि 23 लाख बच्चों में से अगर 23 बच्चों को भी इसका मिसयूज किया है, वो भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत बहुत ये एक, जिसे कहता है कि दुखदाई भी बात है। ठीक है, आपने कहा लेकिन कि जो हो गया सो हो गया, जब जागो तब सवेरा भी कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी कहावतें जो ऐसे ही मौकों के लिए दी गई हैं। लेकिन अभयानंद जी मेरे साथ जुड़ गए क्योंकि तकनीकी परेशानियों की वजह से बार बार जुड़ रहे थे और वो संपर्क टूट जा रहा था। लेकिन अगर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अभी जो बातचीत हुई है उसमें लब्बो लुभाव ये है कि इस कानून का सभी स्वागत कर रहे हैं, कड़ा कानून। लेकिन आप, मुझे याद है कि आपने पिछली बार भी बातचीत में कई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखे थे जो जमीन से जुड़े हुए थे। अभी आपको क्या लगता है कि कानून आने की वजह से क्या इन चीजों पर लगाम लगेगी? पहली बात ये। दूसरा, अभी तक जो कुछ चलता आया इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी? प्रवीण जी, कानून जब भी बनता है, मैं तो उसी विभाग में रहा हूं कि कानून बने और देखा हमने, तो कानून के कई तरह के अंश होते हैं। एक है सजा को कठोर कर दिया जाए। तो ये जो कानून है इसने दो बातें की हैं। एक तो कि वो ऑफेंसेस को डिफाइन किया है उन्होंने, और दूसरा कि उन्होंने सजा को कड़ी कर दी है। अब प्रॉब्लम ये होगा, जितनी समझ हमको कानून की है, थोड़ा
10 साल हो गया रिटायर किए हुए, इससे थोड़ा भूल भी गया हूँ। जब भी ऑफेंसेस को डिफाइन आप कर देते हैं जी। तो वो जिस डेट से डिफाइंड होता है वो ऑफेंस उसी दिन से लागू होता है। हम्म। क्योंकि ये सब्सटैंटिव लॉ है ऑफेंसेस डिफाइन करना, वो उसी दिन से लागू होगा जिस दिन से आप उसको लागू करते लागू हैं। करते हैं जी। अगर आईपीसी में किए रहते, अलग से ऑफेंस नहीं बनाते, तो वो लागू हो जाता पुराने समय से भी, क्योंकि आईपीसी पर पहले से ही डिफाइंड है। तो जो मेरी समझदारी है, अब इसमें एविडेंस एक्ट में कोई चेंजेस नहीं है। इसमें जो प्रोसीजरल लॉ है एविडेंस सीआरपीसी, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आई कीप वंडरिंग कि ये सजा का एक दूसरे तरीके से देखिए, सजा आपने बढ़ा दिया, इसका सजा आप आजीवन कारावास कर दीजिए। ट्रायल ही नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा है, तो आप सजा को 2 बार आजीवन कारावास कर दीजिएगा तब भी कुछ नहीं होगा। 2 साल की भी सजा अगर होते जाए फटाफट, लेकिन एकदम आज हुआ और 5 महीने के अंदर में 3 साल की ही सजा मिल जाए तो साधारण इम्पैक्ट उसका नहीं होता है। सर्टेनिटी एंड स्पीड ऑफ पनिशमेंट, इसको हमने ट्राई करके देखा है इन माय स्टेट, समथिंग कॉल्ड स्पीडी ट्रायल। आप विश्वास नहीं करेंगे, एंड नोबडी इन द पैनल वुड इवन एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट, 7 डेज में, रेप के 7 डेज में सजा हुआ है, और ये करा के देखा गया है। तो इनफैक्ट कई इस पे कमेंट्स आए हैं कि कैसे हुआ है, और एक नहीं अनेक केस में हुआ है। तो ट्रायल कराइएगा, सजा कराइएगा, जो डिटेक्ट हो जाए केस, अब चला ये एक अनवरत चलेगा इस पे। आपने मुझे एक बहुत ही नया पॉइंट दिया इस पूरी चर्चा में। अभी तक पैनल पर हमने खूब तारीफ करी, स्वागत किया, करना भी चाहिए, देर आयत दुरुस्त आयत की बात भी हो गई। चड्ढा साहब, अब आप ही बताइए। पहले तो अभयानंद जी ने कई सवाल खड़े किए हैं। एक तो ट्रायल बहुत लंबा खिंचेगा, सज़ा आप चाहे जितनी बड़ी कर दें, सही समय पर ट्रायल शुरू हो, और भी जो तकनीकी पहलू वो बता रहे हैं उन पर मैं चाहूँगा कि आप वर्तमान कानून के दृष्टिकोण से एक ज़रा रोशनी डालें। बहुत ही तेजी के साथ क्विकली मैं बताऊंगा। पहली चीज उन्होंने ये कही कि इस कानून को अगर आईपीसी में कोई धारा ऐड कर दी जाती तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता, जो गलत है। रेट्रोस्पेक्टिव किसी भी क्रिमिनल कानून का रेट्रोस्पेक्टिव से मतलब है पीछे से नहीं। कानून अगर आज बना है तो आगे से ही लागू होगा, खासतौर से क्रिमिनल कानून। पहली चीज बिल्कुल सही थे, अलग से लॉ बना है तब भी। और इवन आईपीसी में उन्होंने कहा कि अगर आईपीसी में होगा तो वो पीछे से होता, वो भी नहीं होता। कानून आज से ही लागू होगा। जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से लागू होगा जी। अब मैं बड़े क्विकली 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट मैं बहुत ही क्विक करूंगा, मुझे मालूम है समय का अभाव है प्रवीण। देखिए क्या है कि स्पीडी जस्टिस एक बहुत अहम चीज है। ये सब जगह पे हम लोग परेशान है, पूरा देश परेशान है कि मुकदमे जो है सालों साल चल रहे हैं। उसका तो एक अलग, एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी समस्या है। वो सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, हम सब लोग चिंतित हैं, लेकिन कोई उसका अभी तक, क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी, नंबर 1। नंबर दूसरा, उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, आई एम ग्लैड, कि क्यों नहीं जो जिसे बोलते हैं ना कि वो जो स्पीडी जस्टिस के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनका गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखिए स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक, जो 7 दिन में उन्होंने बताया रेप का निर्णय हो गया, अजमेर में हुआ, राजस्थान में हुआ, 3-4 जगहों के, तो मुझे भी इल्म है कि ऐसा हुआ। लेकिन ये बड़ी स्पेशल कैटेगरी है। उस स्पेशल कोर्ट को बनाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में पैसे की आवश्यकता है। पिछले साल मेरा ख्याल है सरकार ने 1000 से ज्यादा स्पेशल कोर्ट बनाई थी महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए। लेकिन इस इतने बड़े देश में 1000 कोर्ट से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो कहने का भाव यह है कि यस, देयर इज ए लकूना, इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलता है जनाब। प्रवीण जी आप स्तब्ध रह जाएंगे, महीनों सालों इन्वेस्टिगेशन चलता है, और हम देख रहे हैं कई केसेस में, वहां पर वर्णन यहां नहीं कर सकता हूं, समय का बहुत अभाव है। तो निश्चित तौर पे इसकी भी एक आवश्यकता है कि इन केसेस को क्यों नहीं स्पीडी तौर पे किया जाए। और बहुत बहुत अहम बात है ये
क्योंकि चाहे आप जिंदगी भर की सजा दे देंगे, उसका कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि अगर वो 20 साल के बाद मिलेगी, आधे लोग मर चुके होंगे। बल्कि सजा दीजिए अभी, डेटरेंट होना चाहिए सजा का, सजा एक डेटरेंट के रूप से होनी चाहिए। जी। तो ये एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीडी जस्टिस, इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ द केसेस, 20 दिन के अंदर चार्जशीट। एक मिनट में नए कानून जो अब आ रहे हैं क्रिमिनल लॉ में, उसमें इस टाइम बाउंड तरीके से जी संजय सर, चड्ढा साहब, मैंने एक सवाल यू। रावल साहब से पूछा था, क्योंकि वो उन्होंने जैसा कहा कि इस पर क्या कहा जाए, लेकिन अभयानंद जी इस पर निश्चित तौर पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। वो पुलिसिया कार्य, इतने उच्च पदस्थ पुलिस के अधिकारी रहे हैं और निश्चित तौर पर शिक्षा जगत को भी जानते हैं, तो वो इस पर रोशनी डाल पाएंगे। सर ये बताएं कि ये पेपर लीक है क्या, ये नेक्सस क्या है, कॉकस क्या है? कुछ संस्थानों की बात भी कही गई है कानून में, 1 करोड़ के जुर्माने की बात कही गई है, किन संस्थानों को इंगित किया जा रहा है, और ये कॉकस, ये नेटवर्क कैसे फैला हुआ है, कैसे काम कर रहा है? कुछ इस पर रोशनी डाल पाएंगे आप? सहज रूप से लीक का जो अर्थ होता है अंग्रेजी में, एक क्वेश्चन, एक एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर इज सीक्रेट टिल द डेट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और वो एट t=0 वो ओपन होता है एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर उसके पहले ही वो पेपर आ गया बाहर तो वो लीक हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये इसी जमाने में हो रहा है। मैंने अपने पिताजी से भी सुना था कि उस जमाने में भी क्वेश्चन पेपर्स लीक हो जाते थे। जी। आप इमेजिन कर सकते हैं कौन सा समय होगा। आई थिंक ईयर वुड बी इन द डेकेड्स ऑफ 50s। तो ह्यूमन वीकनेस है, उससे आदमी को फायदा होता है, पैसा कमाता है या रैंक मिल जाता है। तो ये हुआ उस समय भी और आज भी हो रहा है। अब आज के डेट में उसमें एक मशीन का एलिमेंट आ गया है। मैन का एलिमेंट तो था ही था, मैन का वीकनेस था, मशीन का भी आ गया है, जिसको हम लोग कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो मशीन के वीकनेस को भी डील करना पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट लीक मीन्स। सीलिंग अगर कमजोर हो जाएगा तो लीक हो जाएगा। प्रॉब्लम जो हो रहा है मेरी समझ से वो है कि जो रेस्पॉन्सिबल हैं, एटलीस्ट नैतिक रूप से रेस्पॉन्सिबल हैं, वो भी लेने को नहीं तैयार हैं। जो कानूनी और ऑफेंस के रूप में लायबल हैं, उनका तो इन्वेस्टिगेशन के बिना उनको आप लायबल नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए तो हेड शुड रोल। सिंपल, आप रेस्पॉन्सिबल हैं और कोई आप मेहरबानी नहीं करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, एकदम देश झाड़ करके किनारे हो जाते हैं। हाँ, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए कही है क्योंकि आज हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है, 7 बड़े बड़े चेहरे हैं, राधा कृष्णन जी जैसे व्यक्ति उसको हेड कर रहे हैं। अब ये हाई लेवल कमेटी जो कुछ निकाले, क्योंकि एनटीए खासतौर पर जो पूरा सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ पर परेशानियां उसको देखेगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह चल रही है, तो ये जो हाई लेवल कमेटी है ये किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराती है और फिर किस पैमाने पर चेंजेस होते हैं उसके बाद में ये देखने वाली बात होगी। पर आप लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हुई, काफ़ी जानने को मिला। चड्ढा साहब ने कानूनी पहलू बताए, संजय रावल साहब ने इंस्टीट्यूट के पहलू बताए और अभयानंद जी ने दोनों ही पहलुओं को एक साथ रखा। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर इस पर आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज यहीं तक। आगे भी खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद।